हेलो फ्रेंड, रत्न अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका जो है 2 एंड 3 एंड 4 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। अब इतने कम टाइम में आप सीडीपी कैसे सही करोगे ताकि आप में सीडीपी में 30 मार्क्स आपके आ जाए, चाहे आप 1 to 5 का पेपर दे रहे हो या फिर आप क्या है 6 to 8 का पेपर दे रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिए हैं जो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे कि सीटेट का भी पेपर आपका सितंबर में है एंड इसके फॉर्म फिलअप कर दिए गए हैं। तो अगर जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने सीडीपी का ये टॉपिक उठा रखा है। यहाँ से आपके जैसे कि सीडीपी आपकी 30 मार्क्स की आती, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आपके जो है 15 से 20 नंबर कवर होंगे। काफ़ी अच्छे यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे आप पुराना पेपर अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखते हो तो आप काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। जैसे कि एनसीएफ आपका पूछा जाता है 2005, आरटीआई पूछा ही जाता है, एनईपी पूछा ही जाता है। इन चीज़ों से आप बच ही नहीं सकते हो। तो इसमें कुछ टॉपिक हम जान लेते हैं, जैसे कि एनसीएफ हो जाएगा, आरटीआई हो जाएगा, एनईपी 2020 हो जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए। जो आपकी यूपी टेट में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। आप हमने बोला वैसे भी 15 से 20 नंबर आपके इस वीडियो से कवर होने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षा नीतियाँ और मनोविज्ञानिक के आधार पर जो एनसीएफ है, आरटीआई है, एनईपी, तो वीडियो को पहले तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए, एनसीएफ अगर पढ़ते हो तो शिक्षा का दर्शन मतलब पढ़ना कैसे है, ठीक है। एनसीएफ जोर देता है कि मतलब बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है। आरटीआई जो जोर देता है बच्चों की कानूनी अधिकार पे देता है। एनईपी जो आपका देता है, जो आपकी न्यू पॉलिसी आई है एनईपी 2020, ये 21वीं सदी का नया ढांचा जो है मैस्लो के द्वारा सीखने की मनोविज्ञान के आधार पे किया गया है। तो ये भाई तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। तो इनके बारे में जान लेते हैं। आप पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा। अगर आपको पहली वीडियो अच्छी लगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और इसके बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। मतलब एनसीएफ के, आरटीआई के, एनईपी के, ये इसकी दूसरी क्लास आएगी जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, साथ में आपकी जो रहेंगे न्यू क्वेश्चन रहेंगे इनसे रिलेटेड, ठीक है। वो आपको सेकंड क्लास मिलेगी। इस क्लास में आप सिर्फ थ्योरी देख लीजिए। अगर आप थ्योरी नहीं कर पाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ हम पढ़ लेते हैं। पहले तो हम पढ़ते हैं एनसीएफ 2005, जो इसकी मतलब याद रखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। कई बार इसका पूछ लिया जाता है एनसीएफ का मतलब क्या होता है, तो इंग्लिश में भी अगर आप याद रख सकते हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका इंग्लिश का नाम है। अगर आप हिंदी में याद रखते हो तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है, ये आपका हिंदी का नाम है और इंग्लिश में मैंने बोल दिया है। तो अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यह दस्तावेज तय करता है कि पढ़ाना कैसे है, क्योंकि एनसीएफ इसीलिए आया था कि बच्चों को जो है आसान भाषा में पढ़ाया जाए और बच्चों को बोझ ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए एनसीएफ को जारी किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कई बार मतलब यूपी टेट में तो पूछा ही जाता है, जहां आप अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इसके एनसीएफ के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो आपको याद रख लेना है, प्रोफेसर यशपाल हैं। कौन है, याद रखिएगा, प्रोफेसर यशपाल हैं। इसका जो मुख्य नारा था एनसीएफ का, तो आप याद रखिएगा, शिक्षा बिना बोझ के, मतलब बच्चों पे बोझ नहीं लादना है, बैग का बोझ इसको क्या है कम करना है। जैसे आप देख ही सकते हो कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, मतलब बच्चा बैग तक उसको क्या है नहीं, मतलब इतना छोटा होता है, बैग का बोझ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एनसीएफ जोर देता है कि बच्चों के जो जैसे बैग का बोझ है उसको कम करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे लर्निंग विदाउट क्या है बर्डन, मतलब आपको जो है बिना बोझ के बच्चों को सिखाना है, ओके। शिक्षक की भूमिका क्या है, तो याद रखिएगा एनसीएफ के अनुसार टीचर एक मालिक नहीं है। जैसे टीचर, जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, तो टीचर कोई मालिक नहीं है, टीचर एक दोस्त की तरह रहता है एंड आपको मार्गदर्शन देता है और इजी तरीके से आपको सिखाता है, ठीक है। तो ये आपके एनसीएफ, अभी और चीज़ें इसमें देख लेंगे और चीज़ें इसमें क्या दी गई हैं।
जैसे महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा के लिए है, बार बार जो है एनसीएफ शिक्षक क्या है, एक शिक्षक जो है सुगम करता है, ठीक है, मतलब सुगम करता है, या फिर आप इसे कह सकते हो कि आपका मार्गदर्शक है, ठीक है। शिक्षक एक क्या है, मार्गदर्शक भी कर सकते हो या सुगम करता भी कर सकते हो। इसे माना जाता है जो बच्चों का दोस्त होता है, मैंने ऊपर भी डिफाइन कर दिया था, तो चीज़ें यहीं पे वो भी लिखी हुई हैं। अब एनसीएफ के बारे में कुछ 5 इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक वो आप देख लीजिए कि सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक पूछा ही जाएगा, यहाँ से लिया जाएगा एक क्वेश्चन। जैसे एल से मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब होता है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन मतलब रियल लाइफ से जोड़ना। बच्चों को जो है एक कमरे के अंदर आपको नहीं पढ़ाना, जैसे कि बच्चा पढ़ने गया स्कूल हो, ठीक है, आप किताबी कीड़ा उसको बनाए दे रहे हो, मतलब जो किताब में लिखा हुआ है आप उसको वही चीज़ें सिखा रहे हो, ठीक है, तो आपको वो नहीं करना है। बच्चों को जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना है, मतलब पर्यावरण से जोड़ के आपको पढ़ाना है, बच्चों को रटाना नहीं है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। एल से याद रख सकते हो लाइफ, बच्चे की लाइफ कैसी होनी चाहिए। सेकेंड आंसर आपका हो जाएगा, मतलब सेकेंड पॉइंट है आर। आर मतलब होता है रोड लर्निंग, इस तरह से मतलब मैंने लेटर ले रखा है ताकि आपको जो है वहाँ पे ट्रिक याद रहेगी, इसकी अभी ट्रिक भी बता देंगे किस तरह से आपको याद करना है। आर मतलब हो जाएगा रोड लर्निंग, मतलब रोड लर्निंग क्या है, रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों को रटाना नहीं कि आप जैसे काफ़ी होते टीचर हैं जो मतलब बच्चों के क्या है रटाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चों को रटाना क्या है पाप है। अगर बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, जो बच्चा रट्टा तोता होता है सिर्फ वही, और उसके आगे वो क्या है, आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें एक चतुर था, ठीक है, वो क्या है चीज़ें को रटता था, मतलब उसकी जब स्पीच कराई गई थी तो उसने देखो जो चीज़ लिखा हुआ था वही चीज़ें बोला जा रहा, उसका मतलब ही वो नहीं समझ पा रहा। तो यहीं पे वो चीज़ें कही गई है कि बच्चों को रटाना नहीं है, मतलब आपको बच्चों को रटाना बिल्कुल नहीं है, रटाना एक पाप है, रटना एक क्या है पाप है। तो बच्चों को समझ पे आपको फोकस करनी है, बच्चे की समझ डेवलप करनी है। अगर बच्चे की समझ डेवलप हो गई तो वो अपने आप से कुछ चीज़ें कर सकता है, चीज़ें को समझेगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपका हो जाएगा ई, मतलब एग्जामिनेशन जो आपकी होती है परीक्षा, परीक्षा कैसा होना चाहिए, तो परीक्षा आपकी कठोर नहीं होनी चाहिए, हमेशा जो परीक्षा आपको होनी चाहिए लचीला होनी चाहिए, ठीक, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मतलब लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये आपकी जो है एग्जामिनेशन से आपकी परीक्षा, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसके बाद ए आप याद रख सकते हो ऑल राउंड डेवलपमेंट, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब होते हैं बच्चों का जो है जो विकास है कैसे आपको विकसित करना है, ठीक है। तो बच्चों का विकास यहाँ पे आपको विकसित करना है, रटने पे फोकस नहीं करना है एंड समझ पे बच्चों को फोकस करना है, बच्चों को पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है। इसके बाद आपका जो है डी मतलब हो जाएगा डिसीजन, मतलब हो जाएगा आपका, मतलब डी का मतलब होता है डिसीजन, कैसे आप इसको जो है डेमोक्रेटिक कर सकते हो। तो डी मतलब होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होती है प्रजातांत्रिक, ठीक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, बच्चों की आवाज़, ठीक है, मतलब पूरे ऑल ओवर जो है बच्चों का विकास करना है, पूरे ऑल ओवर का, जहाँ आप क्या है पढ़ाई से रिलेटेड ले रहे हो या फिर आप क्रिएटिविटी जो आप करा रहे हो, या फिर आप जैसे कि काफ़ी बच्चों की जो रुचि होती है, चाहे आप खेलने में बात कर लो या फिर आपके पेंटिंग में बात कर लो, उसमें आपको ओवरऑल बच्चों की आवाज़ को सुनना है, बच्चों की रुचि को पहचानना है। तो डेमोक्रेटिक होता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। कुछ एनसीएफ से रिलेटेड आपकी जो ये पूछे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल में बताया है, अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका एनसीएफ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके जैसे कि ट्रिक याद रख लीजिए, जो मैंने ये लेटर बनाया है तो उसका ट्रिक याद रखिएगा LREAD, ये आप याद रख सकते हो। एनसीएफ के 5 सिद्धांत कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, ये आप चीज़ें याद रख लीजिएगा। जैसे कि एल से आपको थोड़ा मैं दिखा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। एल से मतलब लाइफ, आर से रोट लर्निंग मतलब रटाना नहीं बच्चों को है, ई से एग्जामिनेशन मतलब कैसी होनी चाहिए, लचीला होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ए कैसा है, तो ए मतलब आपको याद रखना ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चों का जो है पूरी तरह से विकास करना। डी मतलब डेमोक्रेटिक, ठीक है, तो याद रखिएगा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों की आवाज़ सुनना, तो ये आप इसको याद रख सकते हो।
और वीडियो को आप लोग पहले तो शेयर ज़रूर कर दो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है। नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी, इससे रिलेटेड मैंने कहा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, साथ में न्यू क्वेश्चन वो आपको जो देखने को नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी। अब हम पढ़ लेते हैं RTE, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन भाई पूछा जाता है, ये हमने कहा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा, और थ्योरी अगर कर लेते हो तब तो आप भूल ही जाइए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो RTI जो आपका पूछा जाता है, ये कई बार पूछा जाता है RTI कब आया, तो ये जो बना था 2009 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है। तो याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम या कानून बताता है कि बच्चे का हक क्या है, ठीक है। बच्चे का इसमें जो RTI आई आपकी, ये बताता है कि इसके बच्चों का हक क्या है। इसे जब लागू किया गया, कई बार पूछा जाता है कि पूरे भारत में RTI लागू कब किया गया, कई बार ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप सीटेट का पेपर देख रहे हो, जहाँ आप यूपी टेट का देख रहे हो या फिर रीट का देख रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। तो ये जो आपके पूरे भारत में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010, ठीक है। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में इसे लागू किया गया। इसका जो मूल हक है, मतलब मूल हक क्या है, जैसे 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य, मतलब बच्चों से फीस नहीं लेनी है। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे क्या है, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी आपको फीस नहीं लेनी है। इसके बाद जो दिव्यांग बच्चों के लिए तो एज बढ़ाई गई है, कई बार पूछ लिया जाता है दिव्यांग बच्चों के लिए कितनी एज निःशुल्क शिक्षा के लिए है, तो यहाँ पे देखिए 6 से 14 है। दिव्यांग बच्चे के लिए क्या है, 6 से 18, इसमें 4 ऐड कर दीजिए, मतलब 4 साल और इसको बढ़ा दिया गया है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपका मतलब कब लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को। इसका हक क्या है, 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चों को जो है अनिवार्य शिक्षा मतलब मुक्त करना है, मतलब आपको फीस नहीं लेनी। दिव्यांग के लिए जो रखा गया है, इनकी उम्र 6 से 18 वर्ष के लिए है, ठीक है। 6 से 18 वर्ष के लिए निःशुल्क बच्चों को जो है आप शिक्षा दे सकते हो। तो ये आपकी हो गई। अब इसमें जैसे कि धाराएं थोड़ा देख लेंगे, जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। जैसे धाराएं, बच्चों के शारीरिक एंड मानसिक दंड देना मना है, बच्चों को मतलब आपको दंड नहीं देना है। और कक्षा 8 तक की मतलब आपको मतलब टेंशन नहीं देनी है, फेल नहीं करना है। तो भाई कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या है, फेल नहीं करना है आपको, ठीक, बच्चों को पास करना है आपको, है फेल नहीं करना। तो यहाँ पे दंड भी नहीं आपको देना है और कक्षा 8 तक की बच्चों को फेल भी नहीं करना है, ये कहता है RTE, कहता है RTE 2009, ठीक है। तो ये आपके बच्चों के हक के बारे में कुछ थी। अब यहाँ पे जान लेते हैं जो छात्र और शिक्षक का अनुपात, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एग्जाम में जब 2021 का पेपर हुआ था तो यहाँ भी छात्र और शिक्षक का अनुपात पूछा गया था, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के लिए भी, मैंने कहा कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है भाई, अगर आप CDP पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आप देख लेते हो RTI 2009 छात्र शिक्षक अनुपात जो है, मतलब ये इसके नियम क्या हैं। तो आप देख सकते हो कि शिक्षक का कार्य जो घंटे कितने होते हैं, तो एक हफ्ते में कम से कम 45 घंटे जो है तैयारी के समय सीमित होती है। तो मतलब 1 घंटे मतलब कितने घंटे, कम से कम कितने घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है एक हफ्ते में, तो 45 घंटे, ठीक है। मतलब एक क्लास कितने घंटे की लगती है, 45 घंटे की लगती है। शिक्षक छात्र का अनुपात जो है, मतलब टीचर और मतलब आपके स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या है, कई बार पूछा गया है। प्राथमिक का रेशियो जो आपका रहेगा 1:5, 30 बच्चों पे एक टीचर, मतलब कितना रेशियो होना चाहिए, तो 30:1 होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 30 बच्चों पर एक टीचर कितना होना चाहिए, तो 30:1। अपवाद में अगर 200 बच्चे से ज़्यादा है अनुपात, तो आपका मतलब 40:1 हो जाएगा, ठीक है। 200 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं तो इसमें यहाँ पे जो हो जाएगा 1/5 में जो 40:1 होगा, ठीक है। और उच्च प्राथमिक स्तर में मतलब 6 to 8 के लिए जो 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, 35:1, ठीक है, 35:1। तो याद रखिएगा 35:1, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला आप याद रख लीजिएगा, अपवाद वाला भी ये, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जैसे कि आपके जैसे कि सी टेट और यूपी टेट में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो इसको आप रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई आपकी जो न्यू पॉलिसी आई है NEP 2020, यहाँ से भाई क्वेश्चन आपके जो है 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से करिएगा, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। लेकिन जैसे कि NEP 2020 ये न्यू पॉलिसी है, जब न्यू कंटेंट करेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो NEP 2020 जो है 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति है। पुरानी शिक्षा नीति क्या थी और नई शिक्षा नीति में क्या परिवर्तन हुआ है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इतिहास जो है 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति। कई बार पूछ रहता है कि नई शिक्षा नीति कितने साल बाद आई, तो कितने साल बाद आई, 34 साल बाद आई। इसे कौन लेके आया है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये इसरो के पूर्व चीफ थे, ठीक है। इनका नाम पूछा ही जाता है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है, ठीक है। याद रखिएगा, याद हो गया होगा कि डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये NEP 2020 के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और पहले ये क्या थे, मतलब आप कहाँ से मतलब उनको लिया गया, तो इसरो के पूर्व चीफ थे ये, तो याद रखिएगा। इसका जो है मूल लक्ष्य क्या है, तो याद रखिएगा, रटना छोड़कर कैसे सीखें, मतलब बच्चों को रटाना नहीं है, फोकस करना है बच्चों पे कि कैसे सीखें, हाउ टू लर्निंग, ठीक है, जोर देना है। तो बच्चों को कैसे आपको सिखाना है, इस पे आपको जोर देना है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ कि पुराना जो सिस्टम था आपका 10+2 सिस्टम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, ये आपका पुराना था। कई बार पुराना भी पूछ लिया जाता, तो पुराना याद रखिएगा 10+2। अब आपका हो गया 5+3+3+4, ठीक है। ये आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगा, न्यू आपका ये है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि महत्वपूर्ण कुछ बिंदु आपके हैं, जो NEP 2020 का मुख्य फोकस केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि बच्चों की 21वीं सदी स्किल को विकसित करना है, ठीक है। अब जैसे न्यू पॉलिसी आपकी जो आई है, तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेंगे। नया पैटर्न, जैसे कि मैंने कहा, ये आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि NEP 2020 का नया पैटर्न क्या है। पुराना तो आपका 10+2 है, ठीक है। नया पैटर्न आपको चेंज किया गया है, जो 5+3+3+4 ये संरचना है, इसको आपको रट लेना है अच्छे से। काफ़ी बच्चे क्या है, इस संरचना को ही नहीं रट पाते, वहाँ पे जब 4 कर दिया जाता, 3 कर दिया जाता, तो सोचते यही वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आपको बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो भाई अच्छे से याद रखिएगा, 5+3+3+4 ये संरचना है। अब 5 साल का मतलब क्या है, मतलब 5 साल का ये होती है फाउंडेशन स्टेज, ठीक है। क्या होती है, 5 साल में फाउंडेशन स्टेज होती है, जो नर्सरी की क्लास मतलब जो नर्सरी की क्लास की होती है 2 वर्ष के लिए बच्चों के लिए होती है, खेल खेल में पढ़ाई कराना, और इसमें कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाता है, सिर्फ पढ़ाई, मतलब 2 साल का जो बच्चा है उसको आपको खेल खेल में पढ़ाई को सिखाना है। तो ये हो गया। 3 साल में जो हो जाएगा, क्लास 3 से लेके 5 तक की आता है, ठीक है। इसमें जो 3 क्लास आपकी रहेगी, 3 साल वाला बच्चा, ये यहाँ पे आपको जो करना है, क्लास 3 से 5 तक की आता है। 3 साल आपके जो मिडिल आपकी होती है, ये क्लास 6 to 8 के लिए, यही कंप्यूटर कोडिंग मतलब और एक्सीलेंट ट्रेनिंग शुरू करता है, ठीक है, जो आपकी 3 साल के लिए है। और इसके बाद आपकी 4 साल के लिए जो रखी गई है, 4 साल के, ये देखिए, एक नहीं, आप इसको थोड़ा, मैं क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे 21 है, इसको आप 1 काट दीजिए, ठीक है, 1 नहीं है। 3 से 5 साल के लिए है ये बच्चों के लिए, और 3 साल के जो मिडिल क्लास आती है 6 से 8 के लिए होती है, यही कंप्यूटर कोडिंग होती है। और 4 साल के लिए जो 9 से 12 के साल के लिए बच्चों के लिए होती है, 1 आप काट दीजिए, 1 नहीं है, ठीक है, ये वाला, ओके। वो टाइपिंग होने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ओके। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे NEP 2020 कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने जो लिए हैं, जैसे महत्वपूर्ण क्लास आपके 6 व्यवहारिक शिक्षा जो आपके शुरू करने पे NEP 2020 एक क्रांति कदम है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है NEP 2020 प्रमुख विशेषताएं और मूल्यांकन। इसकी जो है विशेषताएं क्या है और मूल्यांकन क्या है। जैसे मातृभाषा पर जोर, मतलब बच्चों को जो है अपनी मातृभाषा मदर टंग पे बच्चों को सिखाना है। जैसे कि जो बच्चों की क्षेत्रीय भाषा होती है उसको आपको सिखाना है और बच्चों को मतलब ये रहता है मातृभाषा पे ज़्यादा जोर देना है, NEP 2020 कहता है। तो क्लास 5 तक की पढ़ाई की अनिवार्य रूप से बच्चों की मातृभाषा मदर टंग में स्थानीय भाषा में होगी, ठीक है, कोई अलग भाषा में नहीं कराई जाएगी। परख का मतलब होता है, परख का कई बार पूछ लिया जाता है, परख का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप परख का मतलब देख सकते हो कि बच्चों के समग्र मूल्यांकन मतलब असिस्टेंट के लिए एक नया राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया है। इसके उद्देश्य रटने की क्षमता नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को समझने की जांचना है। मतलब आपको बच्चों को रटाना नहीं है, बच्चों को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं कि बच्चों को समझ पे विकसित करना है, समझ पे बच्चों को समझाना है। ये नहीं कि आप चीज़ें जैसे कि फॉर्मूला लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो उसको आपने क्या सिखा दिया, मतलब आपको उसको रटा दिया, ठीक है। तो आपको चीज़ें सिखानी है कि कैसे इसको आया, ठीक है, पूरा इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये आया फॉर्मूला कहाँ से। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे परख का जो है फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे आप चीज़ें थोड़ा और देख लेंगे तो यहाँ पे आपको शिक्षा के जो मतलब पुरानी और NEP मतलब क्या क्या चीज़ें बदलाव हुई, पुराने सिस्टम में क्या था और न्यू सिस्टम में क्या क्या आया है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको टाइम लगेगा, तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपका पुराना ढांचा जो ओल्ड मतलब है और नया ढांचा जो NEP 2020 है। पहला ढांचा आपका जो था पुराना 10+2, इसकी जगह कर दिया गया है क्या ढांचा 5+3+4, ये आपका सिस्टम कर दिया गया है। तो 5+3+3+4 याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है। और पहले फोकस क्या था रटने पर, मतलब पहले फोकस आपका किया जाता था जो ओल्ड था कि रटने पर, रोट लर्निंग था, मतलब बच्चों को रटा के सिखाओ। अब जो फोकस हो गया स्किल और कोडिंग, मतलब आपको बच्चों को जो है मतलब स्किल और बेसिक आपको चीज़ें सिखानी है, समझ पे विकसित हो गया है। इसके बाद जो पहले विषय था कठोर विभाजन था, मतलब पहले विषय जो किया गया था कठोर, अब विषय जो कर दिया गया पूरी तरह से लचीला, ठीक है, पूरी तरह से लचीला कर दिया गया। पहले मूल्यांकन साल के अंत में परीक्षा में किया जाता था, अब जो मूल्यांकन होगा सतत, मतलब आपके 6 मतलब जो परीक्षा आपकी एक साल में नहीं किया जाएगा, अब आपकी मंथली होती है, ठीक है, फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, तो उसमें आपका बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा, सतत और परख द्वारा किया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहेंगे कि पुराने ज़माने की रटने पे था जो 10+2 मतलब इसकी पुरानी नीति थी, और लेकिन अब नए ज़माने में 5+3+3+4 में के स्किल सीखने के लिए है। यही सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये आपके तो हो गए, लेकिन अगर आपको मैस्लो की मतलब ये आपकी अभी मैस्लो अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको पूरी आपको CDP करनी है तो आप बताइएगा, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में, जब तक आपके 2 3 4 आपको जुलाई को पेपर होना है, तब तक आपकी CDP पूरी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ये आप कमेंट में बताइएगा, तो नेक्स्ट क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो चलिए फिर वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। इसका अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका नोट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।